Yes, good morning, students. I'm Nitu Sharma over here again with the new lecture of the same chapter of economics first. And in the previous lecture, we have discussed about the farming in Palampur. In that topic, we have discussed land is fixed. किस प्रकार से जो 1960s के बाद में और कल्टिवेशन के लिए लैंड बिल्कुल फिक्स था, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. सेकेंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था, इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई वे है जिसके माध्यम से हम एक फिक्स लैंड के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें. उसमें हमने पढ़ा था आपका मिक्स क्रॉपिंग पढ़ी, इरिगेशन पढ़ा, किस प्रकार से मॉडर्न जो फार्मिंग थी वो पढ़ी. उसके बाद में हमने ग्रीन रेवोल्यूशंस पढ़े, क्या उसके इम्पैक्ट्स थे वो हमने पढ़े थे कि इन सबको यूज़ करने के बाद में किस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और आपका जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसमें किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ा, ये हमने पढ़ा. अब हम थर्ड टॉपिक हम इसका जो डिस्कस करेंगे आज वो है विल द लैंड सस्टेन. सस्टेन का मतलब होता है कि क्या जो लैंड है वो इस जो प्रेशर दे रहे हैं हम ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उसको धारण कर पाएगी, उसको सहन कर पाएगी, ये पढ़ेंगे हम. ठीक है. नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस एंड द मॉडर्न फार्मिंग. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशंस एंड द मॉडर्न फार्मिंग, तो उसमें आपको ये लिखना है सारा. For example, lose of fertility due to the increased use of chemical fertilizers. जैसे जैसे ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा केमिकल्स जो यूज़ करे गए सॉइल के अंदर, उसका सबसे नुकसान क्या हुआ कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है बिल्कुल ख़त्म हो गई. वो हाँ, प्रोडक्शन बढ़ गया, इट इज़ ट्रू, लेकिन उसकी जो फर्टिलिटी थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी. सेकेंड वन है कि कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर द ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लीड टू द डिप्लेंटेशंस ऑफ द वाटर टेबल. एक वाटर टेबल होता है कि जैसे जब ग्राउंड फ्लोर का जो आपका जो पानी होता है, अगर आप देखोगे कि किस प्रकार से अब हर घर में आपको बोरिंग जो वेल मिलेगा. ठीक है. वो क्या है, वो ये है कि ग्राउंड वाटर से आप उसे विद द हेल्प ऑफ मोटर या पंप से आप उसको पानी आप बाहर निकाल रहे हो. ऐसे ही जब इरिगेशन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हमने इरिगेशन हमने यूज़ किया तो हमने ट्यूबवेल्स लगाए, ओके, हमने पंप्स यूज़ किए, तो उससे क्या किया हमने ग्राउंड वाटर का पानी मैक्सिमम हमने उसका यूज़ किया. उससे क्या हुआ, जो एक नेचुरल जो एक वाटर टेबल जो बना हुआ था ग्राउंड में अंदर के साइड में, वो बिल्कुल ही गड़बड़ा गया. तो ये आपके डीमेरिट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशंस के या मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड्स हैं उसके. मतलब जो पृथ्वी है, जो धरती है, जो सॉयल है, वो इसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रही है इन केमिकल्स को और ज़्यादा यूज़ ऑफ ट्यूबवेल्स के थ्रू जो पानी हम जो ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हैं. बाद में है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉयल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स. ठीक है. अब ये क्या है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें कई ऐसे जिसको रेन्यू होने में कई साल लग जाते हैं. ऐसे सॉइल की फर्टिलिटी है, आपका जो ग्राउंड में जो पानी उसका जो वापस टेबल को लेवल में लाने के लिए जो उसका एक मेथड चलता है नेचुरली, उसमें बहुत साल लगते हैं. अगर हमने आज उसका मिसयूज़ किया, हमने आज उसको ओवर यूज़ किया, तो आने वाली जनरेशन उसको कैसे यूज़ करेंगी. ठीक है. ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया. एंड द फोर्थ वन इज़ एंड द ग्राउंड वाटर वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम. कि वापस इसको रिस्टोर करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. फिर आपका वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. कि एग्रीकल्चर के विकास के लिए फ्यूचर में हम उसको यूज़ करें, हमारे जो आने जनरेशन उसको यूज़ करे, उसके लिए हमें एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही उसका हमें यूज़ करना चाहिए. जितना हमें ज़रूरत हो, जितनी हमारी नीड हो, उतना ही प्रोडक्शन करें. मीन्स ट्रेड के लिए करें, लेकिन एक्सेस में हम किसी भी सॉइल के ऊपर प्रेशर ना डालें, अंडरग्राउंड वाटर पर प्रेशर ना डालें. ठीक है. तो ये आपका हो गया था विल द लैंड सस्टेन. क्या वो धारण कर पाएगी? इट इज़ नो, वो नहीं कर पाई. आपका जो फोर्थ पॉइंट है, हाउ इज़ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. ठीक है. इसमें भी स्टोरी दी गई है आपको कि किस प्रकार से जो पालमपुर के जो रहने वाले किसान हैं, ठीक है, उसमें किस प्रकार से जो ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसका जो विभाजन किया गया, हम पढ़ेंगे यहाँ पे. लैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फार्मिंग. आपको पता है कि विदाउट लैंड फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल. और आपने ये भी पढ़ा था कि 75% जो पालमपुर के जो व्यक्ति हैं, जो पॉपुलेशन है, वो फार्मिंग डिपेंड करती है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. फिर है अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन. फार्मिंग जो आपका मोर जो एक्टिविटी होने के बाद भी
और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि किसी के पास तो लैंड ही नहीं है कि वो फार्मिंग करे, वो एज ए लेबर के रूप में काम करते हैं, उनके पास एज ए किसान, एज ए फार्मर उनके पास ज़मीन ही नहीं है। उसके बाद देखिए आप, लैंड इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पालमपुर के अंदर बहुत ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लैंड का। ये देखिए आप डायग्राम के अंदर। अब इधर जो दे रखा है आपको कि देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ग्रीन है और 12 येलो है, यानी कि इतने बड़े प्लॉट के अंदर 24 जो फार्मर्स वो खेती करते हैं। जस्ट उसके पास में देखिए आप, अब इसमें 20 फार्मर्स के बराबर एक ही किसान, एक ही ज़मींदार वहाँ पे खेती कर रहा है। तो ये बड़े प्लॉट्स बने हुए एक व्यक्ति के पास है, जो छोटे छोटे बने हुए वो डिस्ट्रीब्यूशन बने हुए। तो आप देखिए कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद में आपका सम डू नॉट हैव लैंड, किसी के पास तो बिल्कुल लैंड ही नहीं है। सम हैव ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, किसी के बहुत बहुत एकदम बिल्कुल छोटा सा लैंड है। ये देखिए आपको दिखा रखा है ऊपर ही ऊपर, ठीक है। इसके बाद में सम सेक्शंस हैव हक पार्ट ऑफ द लैंड, एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ गोबिन। अब इसमें अपन गोबिन के और जो एग्जाम्पल्स के सहायता से हम ये पूरा लेसन की जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। इस एग्जाम्पल दिया आपको गोबिन का। अब उसके पास के गोबिन के पास में लैंड दी गई है। अब वो के और उसके 3 बेटे हैं। इस बहुत अच्छे स्टोरी देगी है कि 1960s के बाद उसके पास 2.25 जो हेक्टर उसके पास अनइरीगेटेड जो लैंड है, मतलब असिंचित जो है। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 सन्स गोबिन कल्टिवेटेड द लैंड, वो कल्टिवेट करते हैं इनकी सहायता से। दो दे डिड नॉट लाइव वेरी कंफर्टेबली, इतना मतलब कि ऐसे क्षेत्र के होने के बाद में खाली 2.25 हेक्टर ज़मीन होने के कारण, और वो बहुत ही कंफर्टेबली अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, ठीक है। विथ ए लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो, और उसने घर में एक बफेलो भी, जिसके हिसाब से उसका जो एक थोड़ा सा जो इनकम है वो बढ़ जाता है। दैट द फार्मरली पोज्ड सम ईयर्स आफ्टर गोबिन डेथ, अब कुछ समय के बाद में उसकी गोबिन की डेथ हो जाती है। एंड गोबिन डेथ ही दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स, ईच वन नाउ हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टर। देखिए आप, जहाँ 2.75 था, तीनों बच्चों में बाद में इक्वली उनमें बांटा गया क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी। तो एक के पास में 0.75 है। देखिए आप, कहाँ 2.75 से 0.75, हाउ इट इज़ पॉसिबल दे सर्वाइव, कैसे पॉसिबल है कि वो सर्वाइव करे, ठीक है। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मैथड, गोबिन सन्स आर नॉट एबल टू मेक ए लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। हाँ, विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फार्मिंग से वो पहले की तुलना में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन वो उनके नीड के अकॉर्डिंग इनफ नहीं था। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए पूरे साल में उसको कहीं ना कहीं अलग कहीं जॉब या ऐसा कुछ पार्ट टाइम जॉब उनको करनी पड़ती थी। तो आपको एग्जाम्पल दिया है गोबिंद का किस प्रकार से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड है, और इसके कारण किस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन्हें फेस करनी पड़ती है, ओके। अब यहाँ देखिए आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। अब आपको एक साइड दे रखा है कि स्मॉल फार्मर्स है, उधर दे रखा है आपको मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स दे रखा है। देखिए आपको साफ पता लगे कितनी 80% पे 20% जो किसान है वो काम कर रहे हैं, 64 पे 36% कर रहे हैं। कितना प्रेशर है जहाँ पे स्मॉल फार्मर्स की जो लैंड है उस पर, ठीक है। नाउ द 5th टॉपिक इज हु विल प्रोवाइड लेबर्स, कौन प्रोवाइड करेगा लेबर्स को। अगर आप यहाँ पे देखते हो इस जो आपका जो प्रीवियस जो टॉपिक है इसके अंदर देखिए आप, अब इसमें क्या है, आपको पहले बता दिया था कि 450 फैमिलीज रहती थी, उसमें से 150 फैमिलीज तो ऐसी थी जिसके पास लैंड ही नहीं थी, 240 फैमिली ऐसी थी जिसके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स उनके पास भूमि थी, ठीक है। तो किस प्रकार से अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये आपके सामने आ गया। अब आपका जो लास्ट वाला है, हु विल प्रोवाइड लेबर, कि कौन लेबर प्रोवाइड करेगा, कौन है ये लेबर, ठीक है। अभी अभी आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शंस एंड फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। पता है आपको कि फार्मिंग के अंदर बहुत ही फिजिकल वर्क करना पड़ता है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेटेड देयर ऑन फील्ड्स। देखिए अब इसमें दे रखा है आपको कि अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ये हो गया आपका एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर्स। स्मॉल फार्मर्स दे अलॉन्ग विद देयर फैमिली मेम्बर्स टू कल्टिवेट देयर ऑन फील्ड्स, यानी कि अब स्मॉल फार्मर्स को लेबर्स कहाँ मिलेंगे कि उनकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो खुद ही जाके खेतों में काम करते हैं,
उनको बाहर से किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है लेबर को, वो खुद ही अपना काम खुद कर लेते हैं। ये तो स्थिति है आपकी, सिचुएशन है आपकी स्मॉल फार्मर्स की। स्मॉल फार्मर्स along with their families and cultivated their own field, thus they provide the labor required for farming themselves. वहीं अगर आप देखते हो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय फार्म लेबर्स? फार्म लेबर्स वो होते हैं या तो जिनके पास में बिल्कुल ज़मीन नहीं होती, एज ए लेबर के रूप में वो काम करते हैं, या फिर जिनके पास छोटे छोटे जो लैंड होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें खेती करने के साथ साथ जो बड़े जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके साथ भी वो लेबर के रूप में काम करते हैं। कई ऐसे हैं जो पूरे ईयरली काम करते हैं, ठीक है, और उसके बदले में क्या देते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, क्रॉप्स ग्रोन इन द लैंड इंस्टेड दे एयर पेज वेज बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क। अब उनको वेज देते हैं। अब वो वेज में क्या देते हैं? देखिए इधर, वेज कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप, या तो उनको कैश देंगे या कुछ क्रॉप वगैरह देंगे। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स आल्सो एंड वेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, like sowing and harvesting. There is also a wide variations in the durations of employment. देखिए भाई, अब उसमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि अगर आप गांव के लोकेशन कभी आपने देखा है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, अभी कभी सुना होगा, तो वहाँ पे आदीना नाम की एक पॉलिसी चलती है। उसके अंदर क्या होता है कि जो किसान होता है, वो चाहे खरीफ की फसल हो, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे अक्टूबर की फसल हो, वो उसमें वो खुद अनाज उगाएगा उसके अंदर, और उसका आधा बिना किसी फिजिकल वर्क और बिना किसी इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर के, और वो उस मालिक को आधा अनाज देगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसके खेती के अंदर अगर 4 बोरी अगर वीट की होती है, तो 2 वो खुद लेके जाएगा, 2 वो उस मालिक को देगा जिसका लैंड होता है। या तो ये पॉलिसी होती है, या फिर वो वेज के अकॉर्डिंग वो खेतों में काम करते हैं। लेबर इज माइट बी एम्प्लॉयड ऑन द डेली बेसिस। कई तो ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे भी काम करते हैं, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक द हार्वेस्टिंग, या फिर मान लीजिए इनकी पॉलिसी होती है, अगर आपने देखा होगा खेतों के अंदर कि हार्वेस्टिंग के दौरान कि भाई जब तक ये फसल पूरी कटेगी इतना आपको यहाँ पे जॉब करनी है, एज ए लेबर के रूप में आपको जॉब करनी है। और फॉर द होल ईयर, कई ऐसे होते हैं जो पूरे साल के लिए भी उस खेतों में काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो लेबर होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। अब आपको यहाँ पे हम समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ डाला एंड रामकली। इसकी पूरी स्टोरी दी गई है कि वो कहते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं डाला और जो रामकली हैं कि किस प्रकार से जो मशीनरी आ गई है उससे क्या है कि खाली पिछले साल तो खाली 5 महीने हमें जॉब मिल पाई है। वहीं रामकली भी अपनी सिचुएशन कह रही है कि अब तो अलग से जीविका चलाने के लिए और मुझे ब्रिक्स की वाले में काम करना है, मुझे ईंट बनाने के लिए मुझे काम करना जाना पड़ेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि उससे जो लेबर्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, वो बेरोज़गार हो गए हैं, उनका काम तो मशीनें करने लग गई हैं। जैसे मान लीजिए खेतों में उगने वाली जो अनउपजाऊ जो घास होती थी, ठीक है, उसको निकालने का काम मजदूर करते थे। अब वो मशीन आ गई, डाल दी, पेस्टिसाइड डाल दी विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, तो अब वो काम ख़त्म हो गया। फिर ये बताते किस प्रकार से हमने लोन लिया था साहूकार से, तो वो भी हमें चुकाना है। लेकिन उन्होंने अपनी एक सिचुएशंस रखी है कि कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है हमें एज ए लेबर के रूप में। इज इट क्लियर? तो ये जो था हमारे जो 3 टॉपिक्स वी हैव टू क्लियर ईयर कि किस प्रकार से वो सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कहाँ लेबर कहाँ से मिलते हैं हमें, हु विल प्रोवाइड द लेबर, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशंस है यहाँ पे लैंड का। 3 टॉपिक्स इज क्लियर हियर। सो आई होप यू ऑल डू योर वर्क वेरी वेल, and diagrams only for explanations, no need to draw diagram in the copies, you have to do only the notes in your notebook. Okay, stay home, save lives, stay home, save life.